मेरा नाम अकबर है। मैं दो बहनों का अकलौता भाई और अपने माँ बाप का अकलौता बेटा था। हम लोग बहुत गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरी तकदीर बड़ी ख़राब थी। मैं पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन हम शुरू से ही गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। या तो हम लोग खाने से अपना पेट भर सकते थे, या फिर हमारा अब्बा हमें पढ़ा सकता था। मेरे अब्बा भी एक स्कूल में मामूली से चौकीदार थे, जिनको बड़ी मुश्किल से ये नौकरी मिली थी जब मैं इस दुनिया में आया भी नहीं था। और मेरी सबसे बड़ी बहन, जो उस वक्त सिर्फ 7 साल की थी, तब हमारे घर के हालात बहुत अच्छे हुआ करते थे। अब्बा का अच्छा खासा अपना कारोबार था, हमारा बड़ा सा घर था। मेरी अम्मा अब्बा एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ जब रात के अंधेरे में हमारे घर पर चोर घुस आए और उन्होंने हमारे घर का सारा सफाया कर दिया। उस दौरान मेरी अम्मा अब्बा दूसरे शहर अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हुए थे। जब वो लोग वहाँ से वापस आए और उन्होंने देखा कि चोरों ने ताला तोड़कर उनके घर की चोरी कर ली है और घर का सारा सामान भी चुरा लिया है, तो मेरे अब्बा के होश उड़ गए थे। मेरे अब्बा जिन लोगों से काम करवाया करते थे, उन लोगों को भी पैसे देने थे, और जिन लोगों का माल मेरे अब्बा के पास रखा हुआ था, उन लोगों को भी मेरे अब्बा ने हिसाब देना था। लेकिन अब तो सब कुछ चोरी हो चुका था। अब्बा ये सब कैसे कर सकते थे? कर्जदारों के कर्ज से तंग आकर मेरे अब्बा ने अपना घर बेच दिया। बस उसी दिन से हमारे घर में गरीबी ने जन्म ले लिया और मेरे अब्बा के हालात सुधरने की बजाय दिन ब दिन बिगड़ते चले गए। इतने बिगड़ गए कि हम लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। बड़ी मुश्किल से मेरे अब्बा को स्कूल में चौकीदारी की नौकरी मिली थी। फिर हम दोनों भाई बहन इस दुनिया में आए थे। सबसे बड़ी मेरी बहन थी, उसके बाद मैं था, और मुझसे मेरी एक और छोटी बहन थी। घर के हालात खराब होने की वजह से हम दोनों भाई बहन भी तालीम हासिल नहीं कर सके थे। यही वजह थी कि जैसे ही मेरी उम्र 15 साल हुई थी, मैं घर के हालात देखते हुए कोई काम ढूंढने के लिए निकल गया था, क्योंकि मुझे बचपन से ही अपने घर के हालात सुधारने की बहुत फिक्र थी। मेरी बड़ी बहन कपड़े सिलाई किया करती थी, वो घर का थोड़ा बहुत बोझ उठा लिया करती थी। मेरी बहनों ने कभी भी अपने शौक पूरे नहीं किए थे। वो बेचारी बहुत शरीफ थी। अब्बा ने हमेशा उनको समझाया था कि बाहर के लोगों पर कभी भी यकीन मत करना, अपने बाप की इज्जत को कभी मत रोंदना। वो ये बात अच्छी तरह से याद रखती थी। मेरी बड़ी बहन सबसे ज्यादा समझदार थी। वो चाहती थी कि किसी भी तरह से घर के हालात बेहतर हो जाएं, मगर शायद खुदा को तो कुछ और ही मंजूर था। माँ की भी कभी कभी तबीयत खराब रहने लगी थी और अब्बा को शुगर की बीमारी थी, उनका भी इलाज चलता रहता था। अब्बा ने बहुत कोशिश की थी कि वो आने वाले वक्त में जब अपनी बेटियों की शादी करे तो उनके लिए थोड़ी सी जमा पूंजी अभी से ही इकट्ठी कर ले, मगर लाख कोशिशें करने के बावजूद भी वो नहीं हो सकी थी। जिनकी तनख्वाह अब्बा लाया करते थे वो सभी खत्म हो जाती थी। मैंने भी नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, मगर आजकल इंसान का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। पढ़े लिखे लोगों को आसानी से किसी भी तरह की नौकरी मिल जाती है, लेकिन मुझे तो अनपढ़ होने की वजह से कोई भी अपने यहाँ नौकरी पर रखने के लिए तैयार नहीं था। फिर बड़ी मुश्किल से मुझे एक ढाबे पर नौकरी मिल गई थी। वहां पर मुझे ढाबे की सफाई भी करनी होती थी। मुझे वो लोग महीने के 3,000 दे दिया करते थे, जिससे ज्यादा फायदा तो नहीं होता था, लेकिन इतना जरूर था कि मैं कुछ तो कमा लिया करता था। खाली रहने से बेहतर इतने पैसे भी काफी होते थे। कई साल इसी तरह से हमने परेशानियों से लड़ते हुए गुजार दिए थे। मेरे अब्बा चाहते थे कि वो चौकीदार की नौकरी करना छोड़ दे, लेकिन कोई दूसरी नौकरी मिलती तब ही तो वो इस नौकरी को छोड़ते। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे अब्बा को स्कूल के ही प्रिंसिपल ने अपने स्कूल से हटाकर अपने ही घर में बंगले में नौकरी दे दी थी। अब्बा वहां पर चौकीदारी की नौकरी करने लगे थे। प्रिंसिपल ने मेरे अब्बा को अपने बंगले की निगरानी करने की ज्यादा पैसे देने को कहा था। उन्होंने देखा था कि मेरे अब्बा काफी टाइम से उनके स्कूल में नौकरी कर रहे हैं, जिसको उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ निभाया था। अब्बा का किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ था और ना ही कभी उन्होंने किसी के साथ बेईमानी करने की कोशिश की थी। प्रिंसिपल साहब इसी बात की तारीफ किया करते थे और उन्होंने यही सारी खूबियां देखते हुए मेरे अब्बा को अपने बंगले में नौकरी दे दी थी, जबकि स्कूल के लिए कोई दूसरा चौकीदार रख लिया था। मेरे अब्बा ने बताया था कि प्रिंसिपल सर के बंगले के अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि मेरे अब्बा ना बंगले के अंदर जा सकते थे और ना ही वहाँ की नौकर वगैरह। अब प्रिंसिपल के घर में क्या चल रहा था ये बात तो वही जानते थे। हमें तो सिर्फ पैसों से मतलब था। मेरे अब्बा ईमानदारी से नौकरी करते थे और जिसके प्रिंसिपल सर मेरे अब्बा को अच्छे खासे पैसे दे दिया करते थे। अब हमारे घर के हालात धीरे धीरे ठीक होने लगे थे। ना जाने क्यों अपने घर में नौकरी करवाने से प्रिंसिपल सर को मेरे अब्बा से बड़ी हमदर्दी हो रही थी और वो मेरे अब्बा की काफी हद तक मदद भी किया करते थे। कभी कभी तनख्वाह महीना होने से पहले ही दे दिया करते थे, तो कभी कभी महीने के बीच में भी अब्बा को अलग से पैसे दे दिया करते थे। उन्होंने कहा था कि मेरे बंगले की तुम्हें रखवाली करनी है, मेरे बंगले के अंदर कोई भी अनजान इंसान ना जाए।
अब्बा ने कहा था कि आप फिक्र मत करो, मैं आपके बंगले की अच्छी तरह से रखवाली करूंगा। ना जाने प्रिंसिपल के बंगले के अंदर ऐसा भी क्या था, ये बात तो मेरे अब्बा भी नहीं जानते थे और ना ही मेरे अब्बा ने इस बात को कभी जानने की कोशिश की थी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर था, जिस वक्त प्रिंसिपल सर स्कूल में हुआ करते थे उस वक्त बंगले के अंदर कोई भी नहीं जा सकता था। फिलहाल जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। थोड़े पैसे मैं भी लाकर दे दिया करता था, लेकिन कुछ कुछ पैसे मेरी बड़ी बहन दिया करती थी और कुछ अब्बा की महीने की तनख्वाह हुआ करती थी। उससे हमारा गुजारा आसानी से हो रहा था और घर का किराया भी आराम से निकल जाता था, क्योंकि अपने घर बेचने के बाद अब्बा ने किराए के घर में रहना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे घर के हालात में कुछ तब्दीली आना शुरू हुई थी। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी में थोड़ा सा सुकून आने लगा है और परेशानियां कम होती जा रही थी। मगर उस दौरान अब्बा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। ना जाने अब्बा को क्या हो गया था। मैं अब्बा को डॉक्टर के पास लेकर गया था तो डॉक्टर ने बताया था कि मेरे अब्बा टेंशन बहुत लेते हैं। अब अब्बा को किस बात की टेंशन थी? अब तो वो प्रिंसिपल सर भी मेरे अब्बा पर काफी मेहरबान थे। मैंने अब्बा को बहुत समझाने की कोशिश की कि आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मैं अभी कम पैसे कमाता हूँ मगर धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर दूंगा। मगर अब्बा मुझे तसल्ली देते हुए कह दिया करते थे कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है। मैं जानता था कि ज़रूर अब्बा को मेरी बड़ी बहन की शादी की फिक्र हो रही है। मैंने अब्बा को भरोसा दिलाया था कि मैं उनकी शादी करवाऊंगा और खूब धूमधाम से करवाऊंगा। आप देखना, आपकी बेटी अपने ससुराल में राज करेगी और वो खुशी खुशी यहाँ से रुखसत होकर जाएगी। मेरी बातों पर अब्बा को तसल्ली तो मिल जाती थी, मगर वो हमेशा यही सोचते थे कि ऐसा तो कहने से नहीं होता बल्कि ये करने से होता है। अब अब्बा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वो नौकरी पर भी जाते थे तो मुझे बार बार उनकी फिक्र लगी रहती थी, इसीलिए मैं बार बार फ़ोन करके उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछता रहता था। अब्बा कहते थे कि मैं ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। यहाँ पर प्रिंसिपल साहब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। प्रिंसिपल सर सच में बहुत अच्छे थे। वो मेरे अब्बा का ख्याल तो रखते थे, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे थे ये बात मैं नहीं जानता था। अब्बा ने तो उनके स्कूल में भी नौकरी की थी, तब तो उन्होंने इतनी मेहरबानियां नहीं दिखाई थी। अब अचानक बंगले की नौकरी देते ही उन्हें क्या हो गया था? वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था। हम लोग नहीं जानते थे कि अब्बा हमें इतनी जल्दी इस दुनिया से छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि अब अब्बा की शुगर काफी हद तक बढ़ चुकी थी। एक दिन अब्बा को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। अब्बा की मौत पर मैं और मेरा पूरा खानदान बिलक बिलक कर रोया था, क्योंकि हम लोग अपने अब्बा से बहुत प्यार करते थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि अब्बा के मरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ मुझ पर आ गया था। मेरी बहन की उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी। मुझे उसकी शादी की फिक्र लगी रहती थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि मैं अभी भी ढाबे पर ही नौकरी कर रहा था। मैंने इस ढाबे पर पूरे 7 साल नौकरी की थी। 3000 से मेरी वहाँ शुरुआत हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे नौकरी करते करते मेरी वहाँ पर 7000 महीने की तनख्वाह हो गई थी, क्योंकि ढाबे पर मैं ज्यादा काम नहीं करता था। मुझे वहाँ पर सिर्फ लोगों को खाना देना और उनकी टेबल साफ करना होता था। एक मामूली सा ढाबा था, इसीलिए वहाँ के काम करने वाले लोगों को भी मामूली सी ही तनख्वाह मिला करती थी। उस वक्त मुझे वो 7000 बहुत ज़्यादा लगते थे, क्योंकि उस दौरान मेरे अब्बा भी अपनी तनख्वाह लाया करते थे, तो हम दोनों की तनख्वाह मिलाकर घर का खर्चा आसानी से हो जाता था। लेकिन जब अब्बा की मौत हो गई और उसके बाद सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई, तो ये सब कुछ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। 7000 तो ऐसा लगता था जैसे आए और ख़त्म हो गए, उससे तो कुछ भी नहीं होता था। मेरी बहन भी अगर कपड़ों की सिलाई के पैसे दिया करती थी तो वो भी सिर्फ 3 या 4000 होते थे, क्योंकि मेरी बहन घर के काम भी देखती थी, उसके पास सिलाई भी आती थी, लेकिन उसे जितना वक्त मिलता था वो उतनी ही सिलाई कर पाती थी। घर के काम भी करना, सिलाई भी करना। उस दौरान वो अपनी भी सेहत पर ध्यान नहीं देती थी और ना ही आराम करती थी, जबकि मेरी छोटी बहन हम सबकी बहुत लाडली थी, इसलिए माँ ने उस पर घर की कोई जिम्मेदारियां नहीं डाली थी। जबकि माँ भी बीमार रहने लगी थी, उनसे घर का ज्यादा काम नहीं होता था, वो सिर्फ 2-3 काम कर लिया करती थी। ज्यादातर घर के हर काम की जिम्मेदारी मेरी बड़ी बहन पर थी और अब अब्बा के मरने के बाद घर की बाकी की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। अब मुझे कुछ भी करके दूसरी नौकरी की तलाश करनी थी। मेरे अब्बा की मौत पर प्रिंसिपल साहब भी हमारे घर अफसोस करने के लिए आए थे। जब अम्मा उनके सामने फूट फूट कर रो रही थी और कह रही थी कि मेरे शोहर तो इस दुनिया से चले गए, अब सिर्फ बेटा ही बचा है, बेटे की भी अच्छी नौकरी नहीं है। मेरे शोहर को सबसे ज्यादा फिक्र अपनी बेटियों की शादी की थी। वो यही सोचते थे कि बेटियों की शादी किस तरह से होगी, हम लोगों का गुजारा कैसे होगा। हम किराए के घर में रहते हैं, उनकी इतनी भी जिंदगी नहीं रह सकी कि वो अपने हाथों से अपनी बेटियों की शादी कर पाते।
अम्मी की बातें सुनकर प्रिंसिपल सर ने कहा था कि मुझे अशरफ के मर जाने का सबसे ज्यादा अफसोस है। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। उस जैसा इंसान मुझे आज तक कभी नहीं मिला। मैं चाहता हूँ कि उसके जैसा ही कोई ईमानदार और मेहनत से काम करने वाला एक ऐसा चौकीदार मिल जाए जो मेरे घर की रखवाली अच्छी तरह से कर सके। और रही आपकी बेटियों की बात, तो मैं आपकी बेटियों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। मेरी माँ ने बड़े हैरान होकर उनसे कहा था कि आखिर आप किस तरह से हमारी बेटियों की जिम्मेदारी उठा सकते हो। उन्होंने कहा कि अशरफ मेरा पुराना और ईमानदार चौकीदार था। उसी हिसाब से मुझे आप लोगों से एक अजीब तरह का लगाव है। उसे अपनी बेटियों की फिक्र थी। आपकी बेटियों की शादी अच्छे खानदान में और खूब धूमधाम से होगी, लेकिन उसके लिए आपकी बेटियों को मेरे घर नौकरी करने के लिए आना पड़ेगा। मैं उनको महीने की अच्छी तनख्वाह दिया करूंगा, इतनी के जितनी मैं अशरफ को भी नहीं दिया करता था। उससे भी ज्यादा आपकी दोनों बेटियों को दिया करूंगा। ये बात सुनकर मेरी माँ के होश उड़ गए थे। अम्मी ने कहा कि भला मेरी बेटियां आपके घर में कैसे नौकरी कर सकती हैं। उन्होंने बताया था कि मुझे घर में नौकरानियों की जरूरत है। आपकी दोनों बेटियां अगर मेरे घर आकर मेरे बंगले में नौकरानी का काम करेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं समझूंगा कि मैंने अशरफ की जगह उसकी बेटियों को नौकरी दे दी है। मेरी अम्मी के दिमाग में ना जाने क्या बात आई थी कि उन्होंने प्रिंसिपल की बात को मान लिया था और उनसे कह दिया था कि मेरी बेटियां आपके यहाँ नौकरी पर आ जाया करेंगी। अम्मी ने बहनों से इजाजत ली थी तो वो लोग भी वहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हो गई थी। शायद ये ऐसा इसीलिए था क्योंकि अम्मी जानती थी कि उस घर का सारा बोझ उनके अकेले बेटे के कंधों पर पड़ रहा है जो ज्यादा पैसे नहीं कमाता। इसलिए उन्होंने बहनों को भी प्रिंसिपल साहब के बंगले में नौकरी करवाने का फैसला कर लिया था। जिस दिन प्रिंसिपल साहब हमारे घर आए थे उस दिन मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था। जब मैं उनके जाने के बाद घर पहुंचा तो मुझे अम्मी ने पूरी बात बताई थी कि प्रिंसिपल साहब किस तरह मेरी बहनों की नौकरी की बात कर गए हैं। मुझे अम्मी पर गुस्सा आया था और मैंने उनसे कहा था कि आपको प्रिंसिपल साहब की इस नौकरी को कबूल करने की क्या जरूरत थी। मैं हूँ तो आप लोगों का ख्याल रखने के लिए। मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि जवान भाई अपनी जवान बहनों की कमाई खा रहा है। अम्मी कहने लगी कि बेटा दुनिया वाले जो कहते हैं कहने दो, तुम इस बात का ख्याल रखो कि तुम्हारी कमाई से हमारा गुजारा नहीं हो सकता। और फिर प्रिंसिपल साहब ने जिम्मेदारी ली है कि वो हमारी बेटियों का रिश्ता अच्छे खानदान में भी करवाएंगे और उनकी शादियां भी खुद करवाएंगे। अगर कोई हमारी इतनी मदद करने के लिए तैयार है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैंने अम्मी से कहा था मगर आपको एक बार मुझसे तो इस बारे में पूछ लेना चाहिए था। मुझे अच्छा नहीं लगा आपने इस तरह प्रिंसिपल साहब से जल्दबाजी में हाँ कर दी। अम्मी कहने लगी कि बेटा प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर वो बुरे होते या फिर उनमें कोई कमी होती तो तुम्हारे अब्बा हमें उस बारे में कभी ना कभी जरूर बताते। उन्हीं के स्कूल में तुम्हारे अब्बा ने ना जाने कितने साल नौकरी की है और उसके बाद उनके बंगले में भी उन्होंने कई साल नौकरी की। फिर तुम्हारे अब्बा को लगता कि प्रिंसिपल अच्छा इंसान नहीं है तो वे इस बारे में हमें जरूर बताते, मगर उन्होंने हमेशा ही प्रिंसिपल साहब की तारीफ की थी। इसलिए मुझे प्रिंसिपल की बातों पर भरोसा हो गया था और मैंने उनसे कह दिया था कि मेरी बेटियां आपके यहाँ पर नौकरानी बनकर आ जाएंगी। मैंने कहा था अम्मा मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी जवान बहनें दूसरों के घर पर नौकरानी बनकर जाएं। अम्मी कहने लगी मगर तुम्हारी दोनों बहनें वहां जाने के लिए तैयार हैं। मेरी बहनें वहां जाने के लिए तैयार हो गई थी। इसका मतलब यही था कि वो बेचारी अपने भाई को परेशान हालात में नहीं देखना चाहती थी। अपने भाई की जिम्मेदारियां बांटने के लिए वो नौकरी करने के लिए तैयार हुई थी। मैंने अम्मी से कहा था कि अगर वो दोनों जाना चाहती हैं तो चली जाएं, मगर मैं उन दोनों को लाने और छोड़ने की ड्यूटी किया करूंगा। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी दोनों बहनें अकेली प्रिंसिपल के यहाँ पर जाया करें। मैं सुबह खुद उन्हें लेकर जाया करूंगा और वहां से लेकर भी आया करूंगा। मेरी बात सुनकर अम्मी बेफिक्र हो गई थी। कहने लगी कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं अभी ढाबे पर ही नौकरी कर रहा था। अब मैं ढाबे से हटकर कोई दूसरी नौकरी की तलाश कर रहा था, मगर मुझे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही थी। अब जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलनी थी तब तक तो मुझे ढाबे पर ही काम करना था। अगले दिन से ही मेरी बहनों ने प्रिंसिपल साहब के बंगले में जाना शुरू कर दिया था। मैं उन्हें अपने साथ लेकर चला गया था और जब अपनी बहनों को लेकर बंगले के अंदर पहुंचा तो प्रिंसिपल साहब मेरी बहनों का ही इंतजार कर रहे थे। मैंने देखा कि वहां पर पहले से ही दो नौकरानियां काम कर रही हैं। ये देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा था। प्रिंसिपल साहब ने तो मेरी अम्मी से कहा था कि मुझे नौकरानियों की जरूरत है और वो चाहते हैं कि मेरी दोनों बहनें उनके यहाँ पर काम करें। उन दोनों नौकरानियों के होते हुए प्रिंसिपल साहब को मेरी दोनों बहनों की क्या जरूरत पड़ गई थी। मुझे कुछ खट्टा सा महसूस हुआ था, लेकिन उस वक्त मैं कुछ नहीं कह पाया था। बस अपनी बहनों को छोड़कर और प्रिंसिपल साहब के घर का माहौल देखकर मैं वहां से आ गया था। प्रिंसिपल साहब के घर में प्रिंसिपल साहब के अलावा मुझे कोई दूसरा नजर नहीं आया था। ये बात तो हमें अब्बा ने पहले ही बताई हुई थी कि प्रिंसिपल साहब अकेले हैं, उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। सुना था कि कई सालों पहले उनकी पूरी फैमिली कहीं जा रही थी और उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में उनकी बीवी और बेटा तो नहीं बच सके थे और शायद उनकी बेटी भी नहीं बची थी। प्रिंसिपल साहब को भी चोटें आई थी,
मगर वो जल्द ही ठीक हो गए थे। एक ही हादसे ने प्रिंसिपल साहब के पूरे खानदान को उजाड़ कर रख दिया था। अब मुझे शाम को अपनी बहनों को यहाँ से लेकर जाना था। शाम को 6 बजे तक मेरे ढाबे से छुट्टी हो जाती थी, क्योंकि शाम के 7 बजे वहाँ पर दूसरा लड़का आ जाता था। और प्रिंसिपल साहब ने भी कहा था कि तुम शाम के 7 बजे तक अपनी बहनों को यहाँ से ले जाना। इसलिए मैं ढाबे से होता हुआ प्रिंसिपल साहब के बंगले पर आ गया था। सारा दिन इसी तरह से गुजर गया। काम में पता ही नहीं चला कि वक्त कैसे गुजर गया, मगर बार बार मेरा ध्यान अपनी बहनों की तरफ जा रहा था, क्योंकि आज से पहले कभी भी मेरी बहनें घर से बाहर निकलकर कहीं नहीं गई थी। जब मैं शाम के टाइम पर अपनी बहनों को प्रिंसिपल साहब के यहाँ से लेने के लिए गया तो मैंने देखा था कि मेरी बहनें बड़ी खामोश खामोश सी थी। मैं उनसे पूछ रहा था कि आज तुमने वहाँ पर क्या क्या काम किया, तब भी उन लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया। मेरी छोटी बहन मुझे कुछ भी बताना चाहती थी तो तभी मेरी बहन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खामोश होने का इशारा किया। मेरी बड़ी बहन छोटी बहन को कुछ बताने ही नहीं दे रही थी और ना ही वो खुद कुछ बता रही थी। मैंने बार बार पूछा कि क्या बात है, तुम लोगों के अंदाज इतने बदले हुए क्यों हैं। मेरी बहनें कहने लगी कि कोई बात नहीं है, हम वहाँ पर नौकरानी बनकर गए थे। नौकरानियों का इतना ही काम होता है कि वो घर की साफ सफाई करती हैं, खाना वगैरह बनाती है। मैंने कहा लेकिन वहाँ पर तो पहले से दो नौकरानियां मौजूद थी, फिर प्रिंसिपल साहब ने तुम्हें नौकरी क्यों दी। मेरी बड़ी बहन ने कहा कि इतना बड़ा बंगला है इसलिए वहाँ काम ज़्यादा है तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। मैं कहने लगा कि ना जाने क्यों मुझे वो प्रिंसिपल ठीक नहीं लगता। अचानक मेरी छोटी बहन ने चौंक कर मुझे देखा था और वो कहने लगी कि भैया आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आपने आखिर प्रिंसिपल साहब के अंदर ऐसी भी कौन सी बुराई देख ली है। मैंने कहा वो प्रिंसिपल इतने बड़े बंगले में अकेला रहता है, उससे घर में औरतों को नौकरी पर नहीं रखना चाहिए। और मैंने देखा है कि जो 2 नौकरानियां वहां पर काम कर रही थी उनकी उम्र तो तुम दोनों से ज्यादा है, जबकि तुम दोनों जवान और खूबसूरत हो। मुझे डर लगता है कि कहीं प्रिंसिपल की गलत नजर तुम पर ना पड़ जाए। मेरी बहनें कहने लगी कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने उनसे कहा था फिर भी तुम लोग प्रिंसिपल से बच कर रहना, और अगर तुम्हें प्रिंसिपल में कोई भी गड़बड़ नजर आए तो उसकी यहाँ नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारा भाई जिंदा है और तुम्हारी जिम्मेदारी उठा सकता है। यह कहकर हम लोग घर आ गए थे। मेरी बहनों ने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। अगले दिन फिर से जब मैं अपनी बहनों को छोड़ने के लिए गया तो मैंने देखा था कि प्रिंसिपल घर में मौजूद था। मैं तो अपनी बहनों को बंगले के गेट से ही छोड़कर वापस आ गया था, लेकिन जब मैं उनको लेने के लिए गया तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि मेरी बड़ी बहन के सर पर चोट लगी हुई थी, उसके सर से खून बह रहा था। प्रिंसिपल मेरी बहन को गाड़ी में बिठाने का कह रहा था, जबकि मेरी छोटी बहन प्रिंसिपल के बराबर में ही खड़ी हुई थी। मैंने जल्दी से अपनी बहन को पकड़ा और कहने लगा कि तुम्हें क्या हो गया है, ये तुम्हारे सर से खून कैसे बह रहा है, तुम्हें चोट कैसे लग गई। मेरी दोनों बहनें खामोश थी, उनके मुंह से तो कोई जवाब ही नहीं निकल रहा था। तो तभी प्रिंसिपल कहने लगा कि दरअसल ये सीढ़ियों से गिर गई है इसलिए इसको चोट लग गई है। उसके इस जवाब पर अचानक मेरी दोनों बहनों ने भी कहा था कि हाँ ऐसा ही है भैया। मुझे बहुत गुस्सा आया था। प्रिंसिपल मेरी बहन को गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गया था। उसने मेरी बहन की पट्टी करवाई थी। मैं भी उन लोगों के पीछे पीछे चला गया था और फिर वहां से अपनी बहनों को लेकर घर आ गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी बहन को सीढ़ियों से गिरकर चोट लगी है। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उस पर जोरदार भारी चीज का वार किया है। इसलिए मैं बार बार अपनी बहन से पूछ रहा था कि तुम सच कह रही हो, तुम सीढ़ियों से ही गिरी हो या फिर कोई और बात है। लेकिन मेरी दोनों बहनों में से किसी ने भी मुझे सच नहीं बताया था। वो यही कह रही थी कि हाँ सीढ़ियों से ही गिरी हूँ। ना जाने क्यों मेरा दिल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। मेरी बहन के सर में चोट लगने की वजह से अगले दिन वो काम पर नहीं गई थी, जबकि छोटी बहन अकेली ही चली गई थी। मैं उसे छोड़ आया था और फिर जब शाम के वक्त अपनी छोटी बहन को लेने गया तो देखा कि मेरी छोटी बहन की हालत बहुत खराब हो रही थी। वो बहुत थकी हुई नजर आ रही थी। मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम क्यों इतनी परेशान हो और इतनी थकी हुई नजर क्यों आ रही हो। अभी भी मेरी बहन ने मुझे कुछ नहीं बताया था। मुझे तो किसी बड़ी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। मैंने सोच लिया था कि जरूर मेरी बहनों के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, जिसकी वजह से उनका मुंह बंद है। ये लोग कुछ बताना ही नहीं चाहती। आखिर उन लोगों को ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई थी कि ये बंगले में होने वाले हादसों के बारे में मुझसे छुपा रही थी, और इन लोगों के साथ हादसे क्यों हो रहे थे। मेरी छोटी बहन भी इतनी थकी हुई थी कि अगले दिन उसे बुखार आ गया था। डॉक्टर ने बताया था कि उसे आराम की सख्त ज़रूरत है। इस तरह मेरी दोनों बहनें बीमार हो गई थी और घर में आराम कर रही थी।
अगले दिन मेरी दोनों बहनें प्रिंसिपल साहब के बंगले पर नहीं गई थी और मुझे भी अपनी बहनों की बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं भी ढाबे पर ना जाकर घर में ही रुक गया था। उस दिन प्रिंसिपल साहब हमारे घर आए थे और उन्होंने अम्मी से कहा था कि वो मेरी दोनों बहनों से मिलना चाहते हैं, वो उनके घर पर क्यों नहीं आई। जब मेरी अम्मी ने उन्हें बताया कि उन दोनों की तबीयत ठीक नहीं है तो प्रिंसिपल साहब कहने लगे कि मैं उनसे मिलकर बात करना चाहता हूँ, उनका हाल चाल पूछना चाहता हूँ। मेरी अम्मी ने उन्हें मेरी बहनों के कमरे में भेज दिया था। मैं उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था, अपनी छोटी बहन की दवाई लेने के लिए गया हुआ था। जैसे ही मैं घर के अंदर आया तो मुझे पता चला कि प्रिंसिपल साहब मेरी बहनों के कमरे में बैठे हुए हैं। मैंने अम्मी पर गुस्सा किया कि आप दोनों जवान बहनों को उस प्रिंसिपल के हवाले क्यों छोड़ देती हैं। मुझे तो लगता है कि वो मेरी बहनों पर किसी तरह का हमला करता है, तभी तो 2 दिन नौकरी करने से दोनों की तबीयत खराब हो गई है और अब वो यहाँ पर क्यों आया है। अम्मी कहने लगी कि ऐसा तो मत कहो बेटा, प्रिंसिपल साहब ऐसे नहीं है, वो तो तुम्हारी बहनों का हाल चाल पूछने के लिए आए हैं। इतने में अपनी बहनों के कमरे की तरफ जाने लगा। मैंने सोचा कि देखता हूँ कि आखिर प्रिंसिपल मेरी बहनों से ऐसी भी कौन सी बात कर रहा है जो उनके कमरे में चला गया। मैं जैसे ही अपनी बहनों के कमरे की तरफ गया तो देखा कि प्रिंसिपल उनके कमरे से बाहर निकल रहा था। मैंने उससे रुक कर देखा तो उसने भी मुझे देखा और फिर वो खामोशी से घर से बाहर निकल गया था। उसी वक्त ही मैं अपनी बहनों के कमरे में चला गया तो मैंने देखा कि मेरी दोनों बहनें ही रो रही थी। उन दोनों की आंखों में आंसू थे। मैंने जल्दी से अपनी बहनों से पूछा कि तुम दोनों क्यों रो रही हो, तो उन्होंने मुझे देखकर अपने आंसू साफ किए और कहने लगी कुछ नहीं हुआ। मेरी बहनें अंदर ही अंदर क्या खेल खेल रही थी, मुझे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने साफ साफ देखा था कि उनकी आंखों में आंसू थे। आखिर प्रिंसिपल मेरी बहनों से ऐसी भी क्या बात करके गया था कि मेरी बहनों की आंखों में आंसू आ गए थे। हम लोगों ने आज तक इतनी गरीबी झेली थी मगर कभी भी मैंने और मेरे अब्बा ने उन दोनों की आंखों में आंसू नहीं आने दिए थे। तो फिर ये प्रिंसिपल मेरी बहनों के साथ ऐसा क्या कर रहा था। अब मैंने सोच लिया था कि अब जब मेरी बहनें प्रिंसिपल के यहाँ पर काम करने के लिए जाएंगी तो मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा कि आखिर ये प्रिंसिपल मेरी बहनों के साथ करता क्या है। 2 दिन तक तो मेरी बहनें उसके घर नहीं गई थी क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने भी उनको मना कर दिया था कि जब तक तुम दोनों की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। मगर वो प्रिंसिपल बार बार अम्मी को फ़ोन करके कह रहा था कि मुझे आपकी बेटियों की बहुत ज़रूरत है, मेरे घर का सारा काम पड़ा हुआ है, उन दोनों को प्लीज़ भेज दीजिए और अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उनका इलाज करवाऊंगा, मैं उनके इलाज की जिम्मेदारी लेता हूँ, वो यहाँ पर आराम से काम कर लेंगी। लेकिन मैंने अम्मी को सख्त मना किया हुआ था कि जब तक मेरी बहनों की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती मैं उन्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। मैं शुरू से ही अपनी बहनों के लिए बहुत सख्त रहा था। ना जाने जिस दिन से मेरी बहनें उस प्रिंसिपल के यहाँ जाने लगी थी मैं उनकी तरफ से बहुत परेशान था। 2 दिन के बाद जब मेरी बहनों ने प्रिंसिपल के यहाँ जाने की तैयारी शुरू की तो मैं उन्हें बंगले पर छोड़कर वहाँ से वापस नहीं आया था बल्कि चोरी छुपके बंगले के अंदर चला गया था। मैंने देखा था कि अभी तक प्रिंसिपल ने अपने बंगले के बाहर चौकीदार नहीं रखा था, इसलिए मुझे बंगले के अंदर जाने में आसानी हुई थी। मैं जैसे ही बंगले के अंदर गया तो मैंने देखा कि मेरी दोनों बहनें ऊपर वाले पोर्शन की तरफ जा रही थी। दोनों नौकरानियों का ध्यान भी अपने काम पर ही था। मैं चुपके चुपके अपनी बहनों के पीछे पीछे ऊपर वाले पोर्शन की तरफ जाने लगा। मेरी बहनों को पता ही नहीं चला कि उनका भाई उनका पीछा कर रहा है। फिर उन दोनों ने कमरे का दरवाज़ा खोला और वो कमरे के अंदर चली गई। लेकिन अजीब बात ये थी कि उन्होंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। मैं अंदर कुछ भी नहीं देख पा रहा था, कोई खिड़की वगैरह भी खुली हुई नहीं थी। मगर मैं वहाँ तब तक खड़ा रहा जब तक मैं देख नहीं लेता कि आखिर उस कमरे के अंदर हो क्या रहा है। नौकरानियां तो घर का कोई भी काम कर लेती हैं, मेरी बहनें अगर यहाँ पर नौकरानी बनकर ही काम करती थी तो उन्हें उस कमरे के अंदर जाने की और कमरे के दरवाजे को बंद करने की क्या जरूरत थी। मुझे अब शक होने लगा था। उस दौरान प्रिंसिपल भी घर पर मौजूद था। मैं काफ़ी देर तक वहाँ पर खड़ा रहा जब अचानक मुझे किसी के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ किसी लड़की की थी। फिर मुझे कमरे के अंदर से तोड़ फोड़ की आवाज़ें आने लगी। मैं घबरा गया था। जल्दी से दरवाज़ा खुला और मेरी दोनों बहनें कमरे से बाहर आती हुई निकली थी और उन्होंने झट से कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था। वो दोनों इतनी घबराई हुई थी कि उन दोनों को ये भी नहीं पता चला कि मैं बाहर ही खड़ा हुआ हूँ, उन्हें देख रहा हूँ। जब उन दोनों ने सुकून का सांस लिया तो जैसे ही उन दोनों की नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो उन दोनों के होश उड़ गए थे। वो घबराते हुए कहने लगी कि भैया आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। मेरी बहनें फिर से मुझसे कुछ छुपाना चाह रही थी मगर मैंने उन दोनों का हाथ पकड़ लिया और कहा कि अगर तुम दोनों ने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो ठीक नहीं होगा। बताओ अंदर कमरे के अंदर कौन है और तुम दोनों इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो। तभी प्रिंसिपल आ गया था। मेरी बहनें फिर से खामोश हो गई क्योंकि वो मुझे बताने ही जा रही थी। प्रिंसिपल के आने से
जब मैंने देखा कि मेरी बहनें खामोश हो गई हैं तो मेरा खून खोल उठा था और मैंने प्रिंसिपल का गिरबान पकड़ लिया और उससे कहा कि बताओ तुम मेरी बहनों के साथ ऐसा भी क्या कर रही हो जो वो इतनी डरी सहमी सी रहती हैं और अभी भी इतनी घबराई हुई हैं। बताओ इस कमरे के अंदर कौन है, इनको इस कमरे के अंदर ऐसा भी क्या नुकसान पहुंच रहा है। अब मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख चुका हूँ क्योंकि अंदर से चिल्लाने की और तोड़ फोड़ की आवाजें आ रही थी। जब मेरी बहनों ने देखा कि अब मैं प्रिंसिपल के साथ हाथापाई पर उतरने ही वाला हूँ तो मेरी बहनों ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि भैया रुक जाओ, हम आपको सब बताते हैं। प्रिंसिपल ने फिर उन्हें इशारा किया और वो उनके आगे हाथ जोड़ने लगा तो मेरी बड़ी बहन ने कहा कि प्रिंसिपल साहब ये हमारा भाई है, जिस तरह हम लोग शरीफ हैं इसी तरह मेरा भाई भी बहुत शरीफ और ईमानदार है, आपको मेरे भाई पर भरोसा करना होगा। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि अच्छा मुझे छोड़ दो, मैं खुद तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। प्रिंसिपल साहब कहने लगे कि तुम्हारी बहनों के साथ यहाँ पर कुछ गलत नहीं होता। तभी प्रिंसिपल ने कमरे का दरवाज़ा खोला और उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए कहा। मैं जैसे ही कमरे के अंदर गया तो ये देखकर मैं हैरान रह गया था कि ये कमरा बहुत गंदा था। दीवारों पर अजीब तरह की ड्राइंग की गई थी जैसे कोई बच्चा इस कमरे में रहता हो। कमरे का सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ था। प्रिंसिपल ने पहले तो चारों तरफ देखा मगर उसे कोई नजर नहीं आया तो फिर वो जमीन पर बैठ गया और बेड के नीचे देखने लगा। उसने कहा कि आओ बेटा बाहर आओ। जब उन्होंने हाथ पकड़कर उस इंसान को बाहर निकाला तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि वो एक जवान लड़की थी और बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे कोई मासूम बच्ची हो। फिर उन्होंने उसे तसल्ली दी और बिस्तर पर बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ये दोनों लड़कियां तुम्हारा ख्याल रखेंगी, इनको नुकसान मत पहुंचाना, अगर तुमने इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ये तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी। ये कहकर प्रिंसिपल कमरे से बाहर निकल गया था और मुझे भी उसने कमरे से बाहर आने को कहा था। फिर वो मुझे दूसरे कमरे में लेकर चला गया और उसने मुझे बैठने के लिए कहा। उसने मुझे कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम एक खुददार बाप के बेटे हो, तुम्हारा बाप भी बहुत अच्छा इंसान था, बहुत ईमानदार और भरोसे वाला था। मेरा राज बहुत संभाल कर रखा हुआ था जिसके बारे में उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया था और मेरा ये राज आज तुम्हारी बहनों और तुम्हारे सामने भी खुल गया। मैंने कहा आपका क्या मतलब है, कौन सा राज? तो उन्होंने बताया कि ये लड़की मेरी बेटी है। जब कई सालों पहले एक्सीडेंट में मेरी बीवी और मेरे बेटे की मौत हो गई थी तो मेरी बेटी के दिमाग पर बहुत गहरी चोट आई थी जिसकी वजह से वो बच्चों जैसी हरकतें करने लगी। वो अपने बचपन में वापस चली गई। मैं उसे ठीक करने की काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि वो लोगों के साथ रहे, उनसे बातें करें, उनके साथ वक्त गुजारे, तभी वो ठीक हो सकती है। लेकिन मैं अपनी बेटी को किसी भी अनजान इंसान के हवाले नहीं कर सकता क्योंकि मेरी सारी प्रॉपर्टी मैंने अपनी बेटी के नाम कर दी है। मेरा बेटा तो इस दुनिया में नहीं रहा। जब सब कुछ ठीक था मेरा बेटा जिंदा था और सारी जायदाद मैंने अपने बेटे के नाम कर दी थी और आधी जायदाद मेरी बेटी के नाम। मेरा बेटा मर गया तो इस हिसाब से सारी जायदाद बेटी की हो गई। लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी कुछ ऐसे लोगों से मिले जो इस बात को जानते हों कि सारी जायदाद उनके नाम पर है और वो इससे बातें करे, इसका फ़ायदा उठाकर उसकी सारी जायदाद अपने नाम करवा लें क्योंकि ये बहुत मासूम है। आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है, इसलिए मैंने अपनी बेटी को दुनिया की नज़रों से बचा कर रखा हुआ है। लोग यही जानते हैं कि उस हादसे में मेरी बेटी और बेटे के साथ साथ मेरी बेटी भी इस दुनिया से चली गई मगर मैं अपनी बेटी का इलाज करवा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी ठीक हो जाए और इस जायदाद को संभाले। तुम्हारे अब्बू ये बात अच्छी तरह से जानते थे, तभी तो वो मेरे बंगले की रखवाली किया करते थे। जब वो मेरे स्कूल की रखवाली करते थे तब वो ये बात नहीं जानते थे कि मेरी बेटी अभी जिंदा है। फिर मैंने सोचा कि तुम्हारे अब्बू बहुत ईमानदार इंसान हैं, इसलिए मैंने उन्हें अपनी बंगले की जिम्मेदारी सौंप दी थी। वो बंगले की बाहरी चौकीदारी करते थे और किसी भी अनजान इंसान को घर के अंदर तक नहीं जाने देते थे। यहाँ पर जो 2 नौकरानियां काम करती हैं वो भी ये बात नहीं जानती कि मेरी बेटी जिंदा है और इस कमरे में बंद रहती हैं। मेरी बेटी की दुनिया इस कमरे तक महदूद है। मुझे कुछ ऐसे लोगों का साथ चाहिए था जो मेरी बेटी के सारे काम कर सके, उसे संभाल सके क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने स्कूल के काम में बिजी रहता हूँ और किसी अनजान इंसान को इस तरह अपनी बेटी की जिम्मेदारी नहीं सौंप सकता। तुम्हारे अब्बू ने मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखा है। वो उसके कमरे में तो नहीं जाते थे मगर लोगों से मेरी बेटी को बचाए रखने में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। जब वो इस दुनिया से चले गए तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं जब तुम्हारे घर गया तो मैंने तुम्हारी बहनों को देखा। मैंने सोचा कि ज़रूर तुम्हारी बहनें मेरी बेटी को ठीक करने में मेरा साथ देंगी, इसलिए मैंने उन दोनों को अपनी बेटी के सारे काम करने के लिए कहा था, उनका कमरा साफ करने के लिए कहा था। मगर मेरी बेटी गुस्से में कभी कभी ये सोचती है कि सामने वाला इंसान उसे नुकसान पहुंचा रहा है, तभी उसने तुम्हारी बहन पर वार कर दिया और तुम्हारी बड़ी बहन को चोट लग गई। तुम्हारी छोटी बहन ने उसका
पूरा कमरा साफ किया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा थक गई थी और उसकी तबीयत ख़राब हो गई। मैं अपनी बेटी की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। उसने तुम्हारी बहनों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। उस दिन तुम्हारे घर पर मैं तुम्हारी बहनों को हाथ जोड़कर लेने के लिए गया था और मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई थी कि मैं अपनी बेटी से कितना प्यार करता हूँ और उनको उनके अब्बू का वास्ता दिया था कि वो मेरी बेटी से डरे नहीं और उसका काम करने के लिए आ जाए। मेरी बेटी की और मेरी पूरी कहानी सुनकर उन लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे और फिर ये लोग इस तरह काम करने के लिए राजी हो गई थी। आज भी जब तुम्हारी बहनें मेरी बेटी के कमरे में गई तो मेरी बेटी उन्हें देखकर बहुत डर गई थी और उसने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। वो चीखने चिल्लाने लगी। इससे पहले तुम्हारी बहनों के साथ कुछ गलत होता, वो दोनों डरकर कमरे से बाहर निकल आई। इसके अलावा मेरे पास तुम्हें बताने के लिए और कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारी सच्चाई मैं तुम्हें बता चुका हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरी बेटी किसी भी तरह से ठीक हो जाए। डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, मगर डॉक्टर ने कहा है कि मुझे अपनी बेटी को बाहर की दुनिया में वापस लेकर आना होगा। लेकिन मैं अगर अपनी बेटी को बाहर की दुनिया में वापस लेकर आया तो ज़रूर लोग उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरे पास अच्छी खासी जायदाद है, वह ज़रूर दौलत के लालच में आकर मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाएंगे। बस मुझे इसी बात का डर लगता है। प्रिंसिपल की सारी बात सुनकर मेरे दिल में उसके लिए अफसोस भर गया था। पहले तो बेचारे की बीवी और बेटा उस हादसे में चले गए और अब बेटी जिंदा भी है तो उसकी हालत बहुत ख़राब है। प्रिंसिपल ने कहा था कि मेरी बेटी के बारे में मैंने तुम्हारी बहनों से मना कर दिया था कि वो किसी को भी मेरी बेटी आमना के बारे में कुछ न बताएं। मैंने उनके सामने हाथ जोड़कर दरख्वास्त की थी। अभी वो बेचारी अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने उसी बात से अंदाजा लगा लिया था जब वो भरोसा करने की लायक हैं। प्रिंसिपल ने कहा, लेकिन मैं तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। तुम जितने पैसे चाहोगे मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा, मगर अपनी बहनों से कहो कि मेरी बेटी की हालत ठीक कर दें, क्योंकि तुम्हारी बहनें एक ईमानदार इंसान की बेटियां हैं। जिस तरह तुम्हारे अब्बू ने मेरा साथ दिया, इस तरह तुम्हारी बहनें भी मेरी बेटी को ठीक करने में मेरा साथ दें। अभी उन्हें यहाँ आते हुए 2 दिन ही गुजरे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी बहनों के साथ से मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, मैंने प्रिंसिपल से कहा। लेकिन उस दौरान अगर मेरी बहनों को कोई नुकसान पहुंच गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रिंसिपल साहब बोले कि इसका जिम्मेदार मैं हूँ। तुम्हारी बहनों को कोई भी नुकसान नहीं होगा, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। प्रिंसिपल की बात सुनकर मैं खामोश हो गया था, लेकिन फिर भी मैं अपनी बहनों को लेकर किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैंने प्रिंसिपल से कहा कि मैंने आज आपकी बेटी की हालत देख ली है। वो मेरी बहनों पर बुरी तरह से हमला कर रही थी, जिससे डरकर मेरी बहनें कमरे से बाहर निकल आई। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहनें जब यहाँ पर आया करें तो मैं भी उनके साथ आया करूँ। प्रिंसिपल कहने लगा कि मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है, तुम जितनी देर चाहो मेरे घर में रह सकते हो। तुम्हें अपनी बहनों की फिक्र है, मुझे अपनी बेटी की फिक्र है। मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। मेरे सामने अब प्रिंसिपल की घर की सारी सच्चाई खुलकर आ गई थी। अगले दिन से मेरी बहनें तो प्रिंसिपल के बंगले में उसकी बेटी का ख्याल रखने के लिए आ गई थी। मैं ढाबे पर नहीं गया था, मैं भी अपनी बहनों के साथ साथ आ गया था। वो लड़की पागल थी, वो मेरी बहनों को नुकसान पहुंचा सकती थी। मैं इसीलिए वहां पर अपनी बहनों की रखवाली कर रहा था, मगर मैंने देखा था कि मेरी बहनें उसको कुछ भी समझाने की कोशिश करती थी तो वो मेरी बहनों की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती थी। इसलिए अब मैंने भी उस लड़की का ख्याल रखना शुरू कर दिया था। प्रिंसिपल ने अपनी बेटी को कहीं भी बाहर ले जाने के लिए सख्त मना किया हुआ था, लेकिन मैं एक दिन उसे छत पर ले गया। मेरी बहनें मना कर रही थी कि प्रिंसिपल साहब को अगर पता चल गया तो उन्हें ये बात पसंद नहीं आएगी। लेकिन मैंने सोचा कि इंसान के अंदर एक बंद कमरे में रहते रहते भी कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, उसे खुली हवाओं की ज़रूरत होती है। मैं जब उस लड़की को छत पर लेकर गया तो वो बहुत खुश हुई थी, वो किसी बच्चे की तरह खुश हो रही थी। मैं उससे बातें किया करता था, वो मुझ पर भी हमला करती थी, मगर मैं उससे समझाने की कोशिश करता था कि अगर तुम मुझ पर हमला करोगी तो मुझे चोट लग सकती है और इस तरह तुम्हें भी चोट लगेगी, फिर तुम्हें दर्द होगा। उसका दिमाग किसी बच्चे की तरह हो गया था, इसलिए उसे बड़ों की तरह नहीं बल्कि बच्चों की तरह ही समझाने की ज़रूरत थी। मैं उसके साथ साथ ही एक बच्चा बन गया था। ना जाने कई रोज़ अपनी बहनों के साथ वहाँ जाकर मेरा उसके साथ दिली लगाव बढ़ गया था। मेरी बहनें उसके लिए परहेज़ का खाना बनाया करती थी, उसका कमरा साफ किया करती थी, जबकि मैं उसको अपने हाथों से खाना खिलाया करता था, उसको टाइम पर दवाई दिया करता था। उसे हम तीनों बहन भाइयों की आदत हो गई थी। जिस दिन अगर मैं अपनी बहनों के साथ नहीं जाता था तो वो बार बार मेरी बहनों से मेरे बारे में पूछती रहती थी। पहले तो वो मेरे और मेरी बहनों के ऊपर हमला भी करती थी, लेकिन अब उसने धीरे धीरे हमसे दोस्ती बना ली थी। उसे लगता था कि वो छोटी बच्ची है और हम भी उसके साथ छोटे बच्चे हैं, तो उसने हमें अपना दोस्त बना लिया था।
हम उसके साथ रहते थे, उसकी हर बात को मानते थे, उसका इलाज भी चल रहा था। मैंने आमना के लिए उसके डॉक्टर से भी मुलाकात की थी। मैं डॉक्टर से जानना चाहती थी कि आमना और किस तरह से ठीक हो सकती है। तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि जिस तरह से एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, इसी तरह आपको भी आमना को ट्रेन करना होगा। मैं बिल्कुल ऐसा ही किया करता था। जैसे जैसे डॉक्टर ने कहा, मैंने बिल्कुल आमना के साथ ऐसे ही करना शुरू कर दिया। उसमें मेरी बहनों का भी बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि मेरी बहनें उसका बहुत ख्याल रखा करती थी। अब आमना को हम तीनों बहन भाइयों के बिना रहने की भी आदत नहीं थी। धीरे धीरे वो समझदार भी होती जा रही थी। जब प्रिंसिपल साहब ने देखा कि हम तीनों ने बड़ी मेहनत से उनकी बेटी को ठीक करने की कोशिश की है, तो प्रिंसिपल साहब हम तीनों के बहुत शुक्रगुजार थे। प्रिंसिपल साहब ने मेरी बहनों के लिए अच्छे रिश्ते तलाश करना शुरू कर दिए और अपनी जिम्मेदारी पर मेरी बहनों की शादी भी करवा दी। हमारे घर के हालात भी बदल गए। फिर एक दिन प्रिंसिपल साहब ने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करवा दूं, क्योंकि तुम ही ऐसे इंसान हो जो मेरी बेटी का ख्याल रख सकते हो। तुम्हारी बहनों का और तुम्हारा मैं सारी जिंदगी एहसानमंद रहूंगा। प्रिंसिपल साहब ने जब ऐसा कहा तो मैंने उनकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो गया था। मैं दौलत का लालची नहीं था, दौलत की वजह से तैयार नहीं हुआ था। मैं इसी वजह से तैयार हुआ था क्योंकि उसके साथ रहकर मुझे भी उससे मोहब्बत हो गई थी। मैं उसके साथ जितना वक्त गुजारा करता था वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि आज से पहले मेरी किसी लड़की के साथ दोस्ती नहीं रही थी। आमना मेरी ही उम्र की थी और इस तरह मैंने उसके साथ शादी कर ली थी। आज इस बात को कई साल गुजर गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तुमने ऐसा करने में अपना नुकसान किया, क्योंकि एक पागल लड़की के साथ तुम सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। मगर मैंने अपना किसी तरह का नुकसान नहीं किया। सिर्फ एक उम्मीद है कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है, क्योंकि आमना समझदार तो हो गई है मगर वो अभी भी बच्चों वाली हरकतें करती है। वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई और मैं उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करता हूँ। मेरी दोनों बहनें अपने अपने ससुराल में खुश रह रही हैं। मेरी अम्मी को प्रिंसिपल साहब ने उसे बंगले में रहने के लिए बुला लिया और जब आमना की और मेरी शादी हुई तो लोगों के सामने ये बात खुलकर आ गई कि उनकी बेटी जिंदा है और उन्होंने अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दी है। लोगों को ये बात पता चल गई थी कि उनकी बेटी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। प्रिंसिपल साहब चाहते थे कि कभी मैं उसको छोड़कर न चला जाऊं, इसलिए उन्होंने मुझे उसके साथ शादी के बंधन में बांध दिया था, जिसकी वजह से मैं उसका सारी जिंदगी ख्याल रखता रहूं। और आज भी मैं आमना का पहले की तरह ही ख्याल रखता हूं और मुझे उम्मीद है कि वो एक दिन पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आमना मेरे साथ बहुत खुश रहती है। धीरे धीरे हमारी जिंदगी की काफ़ी परेशानियां भी दूर हो गई। मैं आमना के साथ अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। आप लोग भी दुआ कीजिए कि आमना पूरी तरह से ठीक हो जाए।